के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के उत्तराखंड में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आज की बात करें तो पूरे राज्य में आज 95 नए डेंगू के केस सामने आए हैं और राज्य में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1758 पहुंच गया है। देहरादून में आज 16 नए डेंगू के मरीज आए हैं तो हरिद्वार में 22 नए मरीज, नैनीताल में 19 नए डेंगू के मरीज और पौड़ी जिले में सबसे ज्यादा 24 नए डेंगू के मरीज सामने आए हैं। डेंगू के मरीजों से अस्पताल भरे हुए हैं और लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। कई मरीजों की अब तक डेंगू से मौत भी हो चुकी है। डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन डेंगू के लिए 100 नए बेड की व्यवस्था करने जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और अलग अलग नगर निकायों में डेंगू का हाल जाना। देहात क्षेत्र के स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी डेंगू की व्यवस्थाओं पर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिस पर बैठक में मौजूद विधायकों ने नाराजगी जताई। मंत्री धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य विभाग समेत अन्य अधिकारियों को डेंगू से निपटने के लिए मुस्तैदी से काम करने के निर्देश दिए हैं। हमारे सरकारी हॉस्पिटलों में भी डेंगू के मरीजों का इलाज सबका निःशुल्क किया जाएगा और 100 बेड हम हरिद्वार जिले में डेंगू के लिए अलग से व्यवस्था भी बना रहे हैं ताकि कोई भी मरीज आता है तो उसको जो है तुरंत बेड की जो है उपलब्धता हो सके। लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले को कंट्रोल करने के लिए देहरादून नगर निगम ने नई कोशिश की है। घरों में डेंगू का लार्वा मिलने पर 1000 से 5000 तक का चालान किया जाएगा। साथ ही यदि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में डेंगू का लार्वा मिलता है तो 10,000 से लेकर 1 लाख तक का चालान किया जाएगा। आपको बता दें कि देहरादून में डेंगू के 800 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। 13 मरीज अपनी जान भी गंवा चुके हैं। ऐसे में राजधानी के जिन घरों में डेंगू का लार्वा मिलेगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में डेंगू का प्रकोप के साथ अब स्क्रब टाइफस के मामले भी सामने आने लगे हैं। कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों से स्क्रब टाइफस के मरीज सामने आने लगे हैं। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में स्क्रब टाइफस जैसे लक्षण लेकर 150 से ज्यादा मरीज सितंबर महीने में पहुंच चुके हैं। इनमें से 30 मरीजों में स्क्रब टाइफस की पुष्टि हो चुकी है। देखने में आ रहा है कि जो है कुछ डेंगू की तरह सिम्टम लेके आ रहा है पेशेंट, उनका जो स्क्रब टाइफस की टेस्ट करने पर जो है पॉजिटिव मिल रहा है। जैसा कि देखा गया है कि सितंबर के महीने में कम से कम 144 केसेस जो है हमने टेस्ट कराया था, उसमें से कम 30 पेशेंट पॉजिटिव निकले हैं और सिम्टम जो है करीबन जो है डेंगू से मिलता जुलता सिम्टम है। बात करेंगे बद्रीनाथ से आ रही बड़ी खबर की तो यहां पर मास्टर प्लान के काम में बड़ी लापरवाही सामने आई है। बद्रीनाथ धाम में देर शाम अचानक एक मकान टूटकर बर्बाद हो गया। यहां अलकनंदा नदी के सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, जिससे मकान खतरे की जद में आ गया और टूटकर धराशायी हो गया, ध्वस्त हो गया। ऋषिगंगा के पास बना यह मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। लोगों का कहना है कि काम लापरवाही से हो रहा है, जिससे पुराने घरों को लगातार खतरा बना हुआ है। जोशीमठ आपदा को लेकर दर्जन भर से ज्यादा एजेंसियों ने सर्च की, लेकिन 18 महीने बाद भी इसकी जानकारी देने को कोई तैयार नहीं है। प्रभावितों का विस्थापन नहीं हो पाया तो मुआवजे का इंतजार भी लंबा होता जा रहा है। कांग्रेस सरकार पर जोशीमठ की उपेक्षा का आरोप लगा रही है। सोमवार को भरभराकर गिरा यह मकान जोशीमठ का है। ये इस बात का सबूत है कि जोशीमठ में 18 महीने पहले शुरू हुआ भूधसाव अभी भी जारी है। वाडिया और IIT रुड़की समेत दर्जन भर नामी गिरामी वैज्ञानिक संस्थाओं ने यहाँ की स्टडी की, लेकिन स्टडी में निकला क्या, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। 481 बिल्डिंग को असुरक्षित घोषित किया गया, लेकिन 165 बिल्डिंग का ही अभी तक मुआवजा दिया जा सका है। मॉनसून गया और अब ठंडक भी दस्तक देने वाली है। अधिकारियों ने पूरे मसले पर चुप्पी साध ली है। सरकार द्वारा जो भी वहाँ की क्षतिपूर्ति है उसके सारे एस्टिमेट बनाकर भारत सरकार को भेज दिए गए हैं।
हर विभाग का, चाहे सिंचाई विभाग है, पीडब्ल्यूडी विभाग है, उन्होंने अपने आंगन शासन को भेजे हुए हैं। तो विस्थापन का जो एरिया है उसके चयनित होते वो उन सबको विस्थापन की श्रेणी में लाया जाएगा। इसका मुख्यमंत्री जी ने लगातार इस संदर्भ में अधिकारियों की बैठक भी ले ली है। वो स्थान चयनित भी हो चुके हैं जिन्हें कांग्रेस का सीधा आरोप है कि सरकार जोशीमठ के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर रही है। केवल 150 लोगों को थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता देके इन्होंने खानापूर्ति कर ली है। एक्सपर्ट्स जाके क्या कर रहे, कमिटीज जाके क्या करी, कोई रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत नहीं की, न ही वो विधानसभा में उस विषय में कोई बातचीत हुई। तो ये बड़ा दुखद पहलू है। हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी ने हिंदू धर्म की आस्था के इतने बड़े केंद्र को, जहां खुद नरसिंह भगवान जी निवास करते हैं, हमारे आदि गुरु शंकराचार्य की तपोस्थली है, उनका वहां मठ भी है, उस जगह की ये बुरी दशा बीजेपी की सरकार में हो गई है। ये समझ से परे है। जोशीमठ में भूधसाव के साथ मकानों के ढहने का सिलसिला जारी है। कई हफ्तों तक जोशीमठ में पूरे तामझाम के साथ डेरा डाले बैठी रही वैज्ञानिक एजेंसियां भी कहीं गायब हो गईं। जोशीमठ में ना तो विस्थापन हो पाया और ना ही फैब्रिकेटेड हट अस्तित्व में आ पाए, और ना ही ये बताया गया कि जोशीमठ में भूधसाव हुआ तो क्यों हुआ। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। नैनीताल जिला अस्पताल की जमीन पर कब्जा हटाने की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। 2 दिन में 25 मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। कल प्रशासन को अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल करनी है। हालांकि 250 कर्मचारी और 3 जेसीबी से हो रही कार्रवाई और भी 2 दिनों तक चल सकती है। मकानों को सुरक्षा के साथ हटाया जा रहा है ताकि ऊपर वाले मकानों को खतरा न बन सके। हालांकि कुछ लोगों ने कार्रवाई से पहले ही अपने सामान हटा दिए हैं, जबकि कई लोगों ने सामान नहीं हटाया था और कार्रवाई का विरोध किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और यहां पर सीएम धामी ने पहले रोड शो किया, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए और उसके बाद मध्य प्रदेश के खुरई में जनसभा को संबोधित किया गया। साथ ही उन्होंने बीना में भी सभा को संबोधित किया। सीएम धामी ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि शिवराज सिंह चौहान के राज में मध्य प्रदेश का विकास हुआ है और आगे भी विकास के लिए बीजेपी सरकार की ही जरूरत है। सीएम धामी ने कहा कि शिवराज ही लोगों के असली मामा है। मैंने कहा असली मामा कोई है तो असली मामा हमारे शिवराज जी हैं, जिन्होंने भांजियों के लिए, भांजों के लिए और बहनों के लिए लाडली योजना हो, कन्याधन योजना हो, तमाम योजनाएं उन्होंने चालू की हैं। सच में ये मामा के समान है, क्योंकि उन्होंने अपने भांजे भांजियों के भविष्य को सुधारने के लिए जितना काम किया है, उतना काम एक मामा ही अपने भांजे भांजियों के लिए कर सकता है। सहयोग, संगठन और समर्पण के साथ कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव के लिए काम करेगी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बात पर देश की जनता भरोसा कर रही है। यह कहना है हैदराबाद से लौटे उत्तराखंड कांग्रेस के सीनियर नेताओं का। मंगलवार को कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि पार्टी का संदेश साफ है कि लोकसभा चुनाव के लिए सब मिलकर काम करें और 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों में इसका असर भी दिखेगा। उत्तराखंड के सीनियर नेता कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग के लिए 3 दिन से हैदराबाद में थे। लोगों में बहुत उम्मीद है, खासकर राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से ओल्ड पेंशन स्कीम को कांग्रेस शासित प्रदेशों में लागू किया, 500 रुपए के गैस सिलेंडर देने की बात को उन्होंने राजस्थान, छत्तीसगढ़ इत्यादि राज्यों में इस तरीके की विस्तारित CWC की बैठक और तमाम लीडर ऑफ अपोजिशन और पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया जाता है, तो राष्ट्रीय नेतृत्व जो है पार्टी को मजबूत करने की बात करते हैं। अध्यक्ष जी ने हमको दोनों, अध्यक्ष जी ने माने हमारे नेता राहुल गांधी जी ने हमको दोनों प्रकार के मंत्र दिए, संघर्ष और संगठन और सहयोग। संघर्ष, संगठन और सहयोग। राज्यपाल गुरमीत सिंह आज हरिद्वार दौरे पर रहे। हरिद्वार से शांति कुंज के देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचे। राज्यपाल ने छात्राओं को संबोधित किया। विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि भारत विश्वगुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में भारत विश्व का मार्गदर्शन करेगा। भारत की इस प्रगति यात्रा में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्र भी भागीदार हैं और ये छात्र आगे चलकर देश और समाज की विभिन्न रूपों में सेवा करेंगे।
का ये क्षण। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने पिथौरागढ़ में बेरीनाग महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव में शिरकत की। इस दौरान स्टूडेंट्स ने बेहतरीन कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मंत्री रेखा आर्य ने छात्र संघ की मांग को हर हाल में पूरा करने का भरोसा दिलाया है। मंत्री ने जो डिमांड उनके विभाग से संबंधित उन्हें तत्काल पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। अन्य मांगों के लिए संबंधित विभागों से बातचीत की जाएगी। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो है सैनिटरी पैड की यहाँ पर व्यवस्था हो जाए, तो वह तो हमने देने का यहाँ पर संकल्प बनाया है कि हम निश्चित रूप से वेंडिंग मशीन भी और सैनिटरी पैड भी, ये दोनों चीजें जो है महाविद्यालय को शीघ्र अतिशीघ्र हम उपलब्ध कराएंगे। सरकार ने खेलो इंडिया का नारा दिया, लेकिन खिलाड़ियों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। न तो कोच न ही खेल से नौकरी मिल रही। नतीजा यह हुआ कि उत्तराखंड के खिलाड़ी दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। उत्तराखंड में खेलों को लेकर हाईकोर्ट ने संज्ञान जरूर लिया, लेकिन सूबे में खिलाड़ियों पर संकट कम नहीं हुआ। 2013 में हाईकोर्ट की 3 जजों की बेंच ने खेल कोटे के आरक्षण को खत्म कर दिया। साथ ही सरकार को आरक्षण के लिए कानून लाने की छूट दी, लेकिन अब तक सरकार खेल कोटे को बहाल नहीं कर पाई। हालात ऐसे हैं कि राज्य के युवा खिलाड़ी करियर बनाने के लिए दूसरे राज्यों में खेलने के लिए पलायन कर रहे हैं। राज्य में स्पोर्ट्स कोटे से नौकरी नहीं मिलने का डर खिलाड़ियों में घर कर गया है, क्योंकि खिलाड़ी एक इसीलिए खेलता कि उसे कुछ अच्छी नौकरी मिल जाए या उत्तराखंड में रहे। अब हमारे खिलाड़ी जो हैं बाहर ज़्यादा जाएंगे, यहाँ से तो उनको चांस मिलेगा नहीं। और जितने हमारे हॉस्टल हैं वो बच्चे लगे हैं, उनको भी मायूसी हुई है। पहले राज्य में खिलाड़ियों को निगमों, बैंक और विश्वविद्यालय समेत कई संस्थानों में आसानी से खेल कोटे से नौकरी मिल जाया करती थी, लेकिन 2013 में खेल कोटा खत्म होने के बाद नौकरी भी राज्य में नहीं मिली और खिलाड़ी भी अन्य राज्यों में करियर के लिए जाने लगे। हालांकि सरकार के खिलाड़ियों की नौकरी पर अपने अलग तर्क हैं। उनके भविष्य को सुरक्षित करने के दृष्टिकोण से उनके लिए आउट ऑफ टर्न जॉब लेकर आए हैं। आउट ऑफ टर्न जॉब अपने आप में उन खिलाड़ियों को सीधे सीधे सरकार में नौकरी प्राप्त होगी जो नेशनल स्तर पर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, मेडल लेकर आते हैं, वहाँ वो मेडल लाएंगे उत्तराखंड की और यहाँ वो सरकारी नौकरी को प्राप्त कर सकेंगे। प्रयास लगा है कि हम 4% का स्पोर्ट्स कोटे को भी हम जल्दी ही मूर्त रूप दें। धामी जी की घोषणा में भी है। सरकार ने नौकरी में आउट ऑफ टर्न नौकरी देने की बात कही है, लेकिन खेल कोटा कब लागू होगा ये अभी तय नहीं है। देहरादून से विशाल के साथ नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। विकासनगर में कई जगह पर जागड़ा पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। जौनसार बावर के हनोल, तेरा दस्सऊ समेत कई जगह पर मनाया गया। महासू महाराज के जागड़े पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी पहुंचे। महासू महाराज के जागड़े पर्व पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचे हुए थे। मान्यता है कि आज के ही दिन महासू देवता शाही स्नान के लिए अपने गर्भगृह से बाहर आते हैं और इस दिन महासू देवता के दर्शन से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उत्तरकाशी में गणेश चतुर्थी पर शोभा यात्रा निकाली गई। अस्सी गंगा घाटी के ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय से ढोल दमाऊ की धुन पर गणेश शोभा यात्रा पूरे शहर में निकाली। इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। इस दौरान भगवान गणेश के जयकारों के साथ ग्रामीण रासो नृत्य करते हुए नजर आए। केदारनाथ धाम में मंगलवार को गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर केदारनाथ धाम के द्वार पर स्थित भगवान गणेश जी के मंडप में विशेष पूजा अर्चना हुई। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन विघ्न विनाशक भगवान गणपति जी की स्थापना की गई। उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल में हर साल बड़ी संख्या में आवारा पशुओं को छोड़ा जाता है, जो बुग्यालों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा वन गुर्जरों के पशु भी बुग्यालों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि आवारा पशुओं के साथ गुर्जरों के पशुओं पर प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि दयारा बुग्याल की मखमली घास को नुकसान न पहुंचे। आपको बता दें कि दूर दूर से सैलानी दयारा बुग्याल आते हैं, लेकिन पशु बुग्याल की सुंदरता को खराब कर रहे हैं।
हम जो टूरिस्ट आते हैं और पूरे बुग्याल पर विचरण करते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही जो विकट समस्या है वो देखने को मिल रही है। बुग्याल का जो है धीरे धीरे ये नाश हो रहा है और इसका साथ ही यहाँ पर जो आवारा पशु हैं, जो तो हमारे यहाँ पर जो छान वाले हैं, जो यहाँ पर 6 महीने प्रवास करते हैं, वो अपने पशु को चराते हैं और वापस अपनी छान में बांध देते हैं। रुक रहे हैं आप और ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।